ठीक है ना। डायरेक्ट के लिए भाई आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, वैल्यू डाल, इस्तेमाल इसको देखना है, 2f प्लस 2 आएगा। तो यू ए वी के फॉर्म में अभी है, डिफरेंशिएट किया, एक्स के वैल्यू 2 डाला, वहां से रिजल्ट आ गया, तो फर्स्ट प्रिंसिपल और ये दोनों को वैल्यू चेक कर दें। ठीक है, और कोई? चलो अगला आइडिया डालो, रीजन बिहाइंड नॉन डिफरेंशियबिलिटी। रीजन बिहाइंड नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो एक लाइन लिख लो, a function of function y equal to fx is said to be non-differentiable at x equal to a if जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल में माइनस एफ एक्स की वैल्यू डालते हैं और अगर वो 0/0 फॉर्म होगा ही नहीं। देखो मान लो अगर एफ प्लस जो निकालते हैं ना ए, और ये क्या हो, लिमिट एच टेंडिंग टू, देखो ये होता ना, तो इसमें जो एफ ऑफ ए होगा ना, देखो ये वाला वैल्यू हमेशा फाइनाइट होगा। ठीक है ना, ये कभी भी मतलब इनफाइनाइट या अनडिफाइंड नंबर हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई पूछे तुम एफ ऑफ 2 बताओ, तो ये थोड़ा बोलोगे इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी रियल नंबर थोड़े, या ये थोड़ा बोलोगे 0/0 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। किसी ने तुमसे बोला कि एफ ऑफ 2 निकालो, दैट मींस द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 2 मस्ट बी फाइनाइट, तभी हम बोल सकते हैं। तो अगर एफ ऑफ ए है तो ये नंबर हमेशा फाइनाइट ही होगा, अदरवाइज हम उसको बोल ही नहीं सकते। एफ ऑफ ए हमेशा फाइनाइट होगा। देखा नहीं कितने सारे क्वेश्चन में दिया था मैंने, देखो याद करो, ऐसे देता था ना फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू, याद करो ऐसे 2 और x इक्वल टू 2 इक्वल टू -1/3, इस टाइप पे दिया था ना। तो ये 2 पे डिफाइन नहीं किया, तभी तो अलग से उसको डिफाइन किया। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा और हमें उस नंबर की जरूरत है, मान लो एफ ऑफ 2 की जरूरत है, तो एफ ऑफ 2 की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पास दी हो। अगर ये नंबर ना दिया हो तो हम कहां से डालें? प्रीवियस क्लास लेक्चर नहीं, लेक्चर तो अपलोड हो गए हैं शायद। अपलोड नहीं हुआ तो मैं बोल देता हूँ एक बार, जहां तक कल किसी ने बोला था, मैसेज किया था, फिर मैंने बोला कि चेक करो, तो उसने चेक करके बताया कि अपलोड हो चुका है। एक बार चेक करके बता देना मेरे को आज, हाँ नहीं हुआ तो फिर मैं बोल दूंगा। ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिखते हैं। हो चुके हैं, हाँ देखो बोल तो रहे हैं, अनवी बोल रही है अपलोड हो चुका है, आदित्य भी बता रहा हो गया है। चेक करो अपलोड हो गया है, उसी दिन हो जाता है अपलोड तो। हाँ चलो, अब ये अपना ये पॉइंट हो गया कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे, ये याद करो ये हमने कंटिन्यूटी में भी किया था कि रीजन बिहाइंड नॉन क्या नाम है, डिसकंटिन्यूटी। तो उसी तरीके से इसमें भी आ गया कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसके पीछे क्या क्या वैलिड रीजन हो सकते हैं। ठीक है ना, वही पार्ट है। तो देखो पहला पॉइंट है, आइदर ऑफ द डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड या इनफाइनाइट।
आइदर ऑफ द डेरिवेटिव जो है वो नॉट फाइनाइट है, दूसरा क्या हो सकता है, नॉट फाइनाइट का मतलब क्या होगा कि भाई इंफिनिटी हो जाए, ठीक है ना, तो कोई भी दोनों हो जाए या एक हो जाए वो क्या हो जाए, फाइनाइट ना हो। दूसरा ये हो सकता है कि मान लो दोनों के दोनों तो इंडिविजुअली फाइनाइट हो लेकिन आपस में इक्वल ना हो, वही जो कंटिन्यूटी में करा था ना हमने, उसी टाइप का है, बस बस वहां पर डिसकंटिन्यूटी था या नॉन डिफरेंशियबिलिटी, तरीका है वही। ठीक है, सेकंड ये हो गया बोथ LHL एंड सॉरी LSD एंड RSD आर फाइनाइट, both LSD and RSD are finite but they are unequal। हाँ अभी डिफरेंशियबिलिटी ही चैप्टर चल रहा है। हाँ अभी 2 लेक्चर और चलेगा। ठीक है, ये पैरेलल है, ये जो सिंबल है ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड ये लिखा है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, फोर्थ अपना ग्राफ ऑफ फंक्शन टेंड्स टू बिकम पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल टू a। ठीक है, और लास्ट वन है अपना, ये लास्ट के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो तुम रिलेट कर सकते हो जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई भी अगर LHD और RSD फाइनाइट ना हो तो ऑब्वियसली वो डिफाइंड नहीं होगा, या दोनों फाइनाइट हो लेकिन आपस में इक्वल ना हो तभी वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये तीन थोड़ा है, मतलब इन तीनों पे स्टार बना सकते हो क्योंकि थोड़ा अलग है जो तुमने किया है या जो तुम समझ पा रहे हो उसके रिस्पेक्ट में ये तीन जो है ना लास्ट के 3 पार्ट्स ये थोड़े डिफरेंट है और इन्हीं तीनों का ज्यादा यूज भी होता है, खासकर थर्ड और फिफ्थ वाला। ठीक है, और ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है शार्प कॉर्नर और एज, या इसको टर्न भी बोलते हैं एट एक्स इक्वल टू ए। ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है शार्प कॉर्नर और एज एट एक्स इक्वल टू ए। हर साल इस पे क्वेश्चन आते ही जी। अब तो इतने पेपर हो गए मेंस में कि किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सेकंड पॉइंट था both LSD and RSD are finite but they are unequal। वो unequal है, they are unequal। फोर्थ पॉइंट है ग्राफ ऑफ फंक्शन tends to become parallel, if parallel है tends to become parallel to y axis at x equal to a। सेकंड आसान है ना, उसने बोला कि दोनों फाइनाइट हो, मान लो ऐसा तुमने कैलकुलेट किया LSD अगर आ गया 2 और RSD आ गया 3, ये तो लिखा है कि LSD और RSD दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, वही तो मतलब हुआ ना। और हमने याद करो डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट ही क्या लिखा था कि बोथ नंबर्स शुड बी फाइनाइट एंड दे आर इक्वल। भाई LSD और RSD फाइनाइट होना चाहिए और आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन उसने बोला दोनों फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल ही नहीं है।
नहीं, सेकंड और थर्ड सेम नहीं है, बता रहा हूँ क्यों नहीं। हाँ, नोट डाउन कर लिया साहब, एक्सप्लेन करूँ मैं लास्ट 3। चलो देखो, देखो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ना तो उसको बोलते हैं, उसमें कर्व जो होगा ना उसको बोलते हैं स्मूथ कर्व होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, स्मूथ कर्व होगा। स्मूथ कर्व का मतलब होगा कहीं भी उसमें कॉर्नर नहीं होगा, ठीक है ना, एज नहीं होगा, जहां भी जाएगा स्मूथली घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे। मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो इसमें ऐसे आ गया, ऐसे आ गया ना, तो देखो ये क्या हो गया, ये स्मूथ नहीं हुआ, शार्प टर्न आ गया, एकदम से बीच में जर्क आ गया ना। ये देखो स्मूथली घूम रहे थे हम आराम आराम से, लेकिन जैसे कॉर्नर बना इसका मतलब क्या हुआ, एक जर्क लगा। जर्क लगा मतलब क्या, तुम इधर से जा रहे थे, सडनली तुम्हें अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर आना पड़े, तो ये स्मूथनेस यहाँ पर क्या हो गया, गायब हो गया। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसे समझते हैं कि हर जगह वो स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब होगा यूनिट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। देखो सब जगह जब टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो यूनिटली ही होगा सब जगह, लेकिन जैसे यहाँ होंगे ना तो इधर का ये होगा और इधर का ये होगा। सडनली क्या हो गया, इस पॉइंट पे दो टेंजेंट आ गए। और तुम याद करो कि फॉर एवरी डिफरेंशिएबल कर्व यूनिट टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर दो टेंजेंट होगा। तो ये जो कॉर्नर लिखा है ना हमने, कॉर्नर, ये यही बात को एक्सप्लेन करता है कि एक तो वो कर्व स्मूथ नहीं रहेगा उस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि भाई शार्प कॉर्नर मिलेगा, तो तुम जैसे इधर जा रहे थे अचानक से एकदम मुड़ गए तुम। अब देखो चाहे जैसे भी घूमो, देखो जैसे भी घूमो तुम, तो इसमें अचानक नहीं होता, एकदम स्मूथली जा रहे हैं ना कहीं भी। लेकिन जैसे तुम इधर जा रहे हो तो एकदम से ऐसे आ गए, तो कॉर्नर बन गया। कॉर्नर बन गया तो अचानक डायरेक्शन चेंज करना पड़ गया। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या हुआ, एक इधर टेंजेंट था और एक इधर टेंजेंट था, दोनों टेंजेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं करेगा। एक से ज्यादा किया मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो ये बोल रहा है, ठीक है, कि कॉर्नर आएगा। कॉर्नर का मतलब ही है, देखो हमेशा याद रखना, कभी भी तुम्हें कॉर्नर मिल गया तो इसका मतलब ये है कि उसका एलएसडी एंड आरएसडी दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और जैसे अलग अलग हो गए, फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये ग्राफ में ज्यादा, देखो दोनों में क्या लिखा है, ग्राफ। ये ग्राफ में ज्यादा यूज होते हैं, सबके सब ग्राफ में ज्यादा यूज होते हैं। मान लो कोई तुम्हें फंक्शन बना के देखो, ऐसे दे रहा हूँ, एक फंक्शन दिया मैंने। अब इस ग्राफ में तुमसे पूछ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। तो देख लो भाई, ग्राफ जो है यहाँ पे कॉर्नर बन गया, यहाँ पे कॉर्नर बन गया और यहाँ पे कॉर्नर बन गया। तो कितने पॉइंट पे कॉर्नर बन गए, 3। तो 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों, क्यों देख लो, यहाँ इस पॉइंट पे आगे का टेंजेंट ये है और पीछे का टेंजेंट ये है, तो दोनों टेंजेंट अलग अलग हो गए, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो कॉर्नर हमेशा ही बताता है कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर कहीं कॉर्नर प्लॉट किया है तुमने, दैट मींस दैट पॉइंट, मतलब एट दैट पॉइंट फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। सिंपल कंसेप्ट है, जहां कॉर्नर तुम्हें दिख गया फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, जहां भी तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों में आते हैं, देखो अभी बोला मैंने कि फंक्शन में अगर डिफरेंशिएबल है दैट मींस फंक्शन क्या होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए उसका। अब अगर मान लो, देखो अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसे गया, सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है, ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए पहला रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो फिर तुम्हें जंप लेना पड़ेगा, जंप लेते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, स्मूथनेस गायब हो गई। और जैसे तुम जा रहे थे अचानक से जंप मिला, तुम यहाँ नीचे आ गए, और नीचे आके तो स्मूथनेस की तरफ भी गायब हो गई। तो अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन किसी पॉइंट पे, सॉरी, फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन हमेशा और हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हो, या अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे, जैसे तुम्हें मालूम चल गया कि तुमने चेक किया कि मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा था कि चेक द कंटिन्यूटी एंड, मान लो ऐसे दिया गया, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मान लो दोनों चेक करना। तुमने सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक किया, और कंटिन्यूटी चेक करते मालूम चला कि वो फंक्शन जिस पॉइंट पे तुम्हें बोल रहा है चेक करने के लिए, वहां पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसको करने की जरूरत ही नहीं। अगर तुम्हारा ये डिसकंटिन्यूअस हो गया दैट मींस फंक्शन इज आल्सो नॉन डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया मतलब स्मूथनेस ही गायब हो गई, उसको तो अचानक से जर्क मार के नीचे आओगे, स्मूथनेस गायब हो गई, तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है दैट मींस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट।
ठीक है ना, ये आगे लिखाऊंगा मैं एक बार, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जगलिंग करेंगे तो आगे मैं लिखाऊंगा, अभी के लिए समझो, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब होगा, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो मतलब क्या होगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फिफ्थ थर्ड से अलग कैसे है, देखो उसने ये बोला है कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन टेंड्स टू बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो बता दो इसको, मान लो कोई भी बना लो, कोई पॉइंट। अब देखो एक बार ध्यान देना, आगे भी बताऊंगा इस बात को कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट में, ध्यान समझना इस बात, कोई फंक्शन अगर, इसको क्या बोलते हैं याद करो, 11 में पढ़ा होगा ना, इस कर्व को क्या बोलते हैं याद है, ये वाला पॉइंट लाइन इसके लिए क्या काम करेगा, फिफ्थ रिपीट तो कर दिया, कितनी बार कर दिया भाई, फिर तुम बता दो कॉर्नर बनेगा मतलब आगे पीछे का स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। कॉर्नर कहीं बनाओगे तो क्या होगा, कॉर्नर ही बन गया ना, कॉर्नर बन गया इसका मतलब इधर का स्लोप ये है और इधर का स्लोप ये है, दोनों स्लोप अलग अलग हुए ना, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ये स्लोप होगा और इसी के पीछे ये स्लोप होगा, तो दोनों का स्लोप अलग अलग हो जाएगा ना। अरे तुमने पूछा तो था भाई कौन लास्ट होमवर्क में कौन सा, तो किसी ने बोला ही नहीं तो मैंने इरेज कर दिया, पूछा तो मैंने मिटाने से पहले, कोई डाउट है तो किसी ने बोला ही नहीं कुछ कि लास्ट क्लास में कोई डाउट है। हाँ तो मैं समझ गया ना, अब इसको याद करो, कुछ बोलते हैं, हाइपरबोला में पढ़ा होगा भाई, ये अगर कर्व है, देखो यहाँ भूल जाते हो बार बार, इसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं। ये क्या है, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन या ये लाइन, तो याद करो ना, किसी भी कर्व को कोई लाइन अगर इंफिनिटी पर टच करे, किसी भी कर्व को कोई लाइन अगर इंफिनिटी पर टच करे तो उसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं। याद आ रहा है कि भाई इस कर्व को ये लाइन कहाँ टच कर रहा है, इंफिनिटी पे, तो अल्टीमेटली ये लाइन इसका टेंजेंट है ना, बिल्कुल टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट कहाँ पर है, इंफिनिटी पे। और डिफरेंशियबिलिटी में हम किस बात की बात करते हैं, टेंजेंट की तो करते हैं, कि भाई किसी कर्व पे कोई लाइन अगर देखो ना, ये क्या, ये लाइन क्या है, टेंजेंट ही तो है, टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट ही तो है, तो सारे टेंजेंट क्या होते हैं, डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट में आते हैं, तो ये भी तो इसका टेंजेंट है, लेकिन टच कहाँ पे कर रहा है, इंफिनिटी पे, तो ये इसका टेंजेंट है लेकिन इंफिनिटी पे टच कर रहा है, तो वो इसने लिखा है, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन टेंड्स टू बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर ग्राफ आके वाई एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना, तो ये इसके लिए एसिम्पटोट हो गया, भाई ये इसका टेंजेंट है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे इस पॉइंट पे इसका जो क्या नाम है, डेरिवेटिव आएगा वो सम रियल नंबर आएगा। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए जरूरी है कि फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो वो फाइनाइट स्लोप के साथ, इसका स्लोप फाइनाइट थोड़ा है, तो ध्यान रखना ये दोनों में कभी कभी ये सर्सन रीजन में एक आ जाता है चीज, कि कोई फंक्शन अगर, सॉरी कोई लाइन किसी कर्व को इंफिनिटी पे टच कर रहा है तो वो उसका एसिम्पटोट होगा, लेकिन अगर कोई बोले उस पॉइंट पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन वो उसका टेंजेंट है कहाँ पे, इंफिनिटी। समझा, अरे एसिम्पटोट यार पता नहीं, हाइपरबोला किया है ना, अरे तुम्हारे पास में पूछते हो नहीं किया, हाइपरबोला किया कि नहीं किया, किया है, तो किया है तो उसमें एसिम्पटोट आया होगा ना हाइपरबोला में, कुछ नहीं। चलो तो अभी तक तो मैं अभी तो यही बता सकता हूँ कि एसिम्पटोट क्या हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर अलग कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा, बस ये जान लो, अब थोड़ा सा मैं ठीक से बता देता हूँ। देखो एसिम्पटोट का ये मतलब होता है कि मान लो कोई कर्व, ठीक है, ये कर्व है, जैसे देखो
अब देखो ये जो है ये भी क्या है, ये लाइन इस पे टेंजेंट है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका लेकिन स्लोप क्या है, दिख रहा है? ये जो लाइन का इंक्लिनेशन है वो लेस देन 90 है ना। स्लोप का मतलब क्या हुआ भाई, ये लाइन पीछे लेके जाओगे तो थीटा बनाएगा एक्स के साथ, तो tan थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप। समझ रहे हो ना? अगर देखो ये पॉइंट अगर ए है तो देखो कितने पार्ट अलग अलग तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। tan थीटा इस लाइन का है ना, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, तो tan थीटा क्या बोलेंगे, स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एफ डैश ए। ठीक है, एफ डैश ए का मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a एट द फंक्शन जो भी गिवन है तुम्हारे पास, उस फंक्शन पे एट x इक्वल टू a जो डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द फंक्शन। यही हम लोग पढ़ते हैं, स्लोप का ही मतलब होता है, लाइन में भी तुमने किया होगा। ठीक है ना, लाइन ड्रॉप किया जो टच किया, तो ये एफ डैश ए निकालो, या फिर इस लाइन का मतलब देने में थीटा दे सकता है, या कर्व दे दिया और पॉइंट दे दिया। समझ रहे हो ना, मान लो कोई कर्व ऐसे दे दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, मान लो कोई भी दे दो, तुमसे बोले कि एफ डैश 3 निकालो। ठीक? अब एफ डैश 3 का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, 3 डाल देंगे, वहां से उसका स्लोप आ जाएगा। या बोल दिया कि किसी पॉइंट पे एक लाइन टेंजेंट है जो x के साथ 60 एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप निकालो, तो वापस tan 30 सॉरी tan 60। तो मतलब tan 60 लिखो या एफ डैश ए लिखो, दोनों का मतलब सेम है ना, और दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट टू द कर्व जो भी गिवन है। ठीक है, तो ये अपना स्लोप हो गया। अब इसी को मान लो कोई कर्व है जो जैसे मान ऐसे चला गया, ये ऐसे जाते 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 इन्फिनिटी में चला गया, तो इन्फिनिटी में चला गया, तो ये जो लाइन है ना, देखो ये लाइन मान लो एक्स इक्वल, ये कोई पॉइंट है मान लिया 8 है, तो ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू 8 जो है इस कर्व को कहां पे टच कर रहा है, इन्फिनिटी पे। यही तो है, ये इन्फिनिटी पे टच करेगा ना, तो इसी को ये भी देखो, ये भी इस पे टेंजेंट था लेकिन विद फाइनाइट स्लोप, ये भी इस पे टेंजेंट है लेकिन ये क्या है भाई, ये इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, इन्फिनिटी पे टच करने के बाद tan पाई बाय 2 टाइप का आएगा, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो भाई इसका स्लोप तो इन्फिनिटी है, वो रियल तो है नहीं, फाइनाइट में है नहीं, तो ये लाइन इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा, लेकिन एक स्पेशल टेंजेंट होगा, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिम्पटोट, उसका नाम ही एसिम्पटोट होता है। ठीक है ना, इसी का नाम होता है एसिम्पटोट, इफ अ लाइन टचिंग अ कर्व एट इंफिनिटी। ठीक है, उसी का नाम एसिम्पटोट होता है, क्योंकि स्पेशल एक कर्व टेंजेंट होते हैं। तो ये टेंजेंट है लेकिन इसका स्लोप फाइनाइट नहीं है, दैट्स व्हाई द फंक्शन जो है इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल। समझा नहीं समझा? एसिम्पटोट का मतलब क्या समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब कोई भी लाइन किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करे, भाई टचिंग तो उसमें भी आ रहा ना यार, ये भी तो क्या, ये भी टेंजेंट का क्या मतलब हुआ, कोई लाइन किसी कर्व को टच करे, तो टच ये भी कर रहा है, टच वो भी कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये डिफरेंशिएबल है, एफ डैश ए इसका फाइनाइट है, लेकिन इसको एफ डैश एट क्या बोलेंगे भाई, वो डिफाइंड ही नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी वाइज ये क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल, इसको बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल। बस अंतर यही है दोनों, यही आपको समझना है, ये नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे और इसको डिफरेंशिएबल बोलेंगे, बाकी यहाँ इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगा एसिम्पटोट, भाई दोनों में टेंजेंट वर्ड जुड़ा हुआ है, और अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं। याद करो पहला जो डिफरेंशियल मैंने लिखा था डिफरेंशिएबिलिटी का, उसमें टेंजेंट यूज किया था नहीं हमने, यही तो लिखा था हमने कि किसी भी अगर क्या नाम डिफरेंशिएबल कर्व के हर एक पॉइंट पे फाइनाइट स्लोप का टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, टेंजेंट वहां पर वर्ड यूज किया था, तो टेंजेंट ये भी तो है ना, और टेंजेंट ये भी है, तो भाई ये तो डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या था, फाइनाइट स्लोप का टेंजेंट, इसका स्लोप फाइनाइट नहीं है, ऐसे समझ लो। ठीक है, हे भगवान, मार डाला तुम लोग यार। समझ गया? कंटिन्यूटी 7 तक की अपलोड हुआ, कंटिन्यूटी 7 तक अपलोड हुआ, ये तो याद नहीं कितने पढ़ाया था मैंने। देखो कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर में देख लेना, टेलर थ्योरम होगा, अगर टेलर थ्योरम अपलोड हो चुका है तो इसका मतलब कंप्लीट है, नहीं हुआ है तो कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसके बाद इंटीग्रेशन, अरे इसके बाद डिफरेंशियल तो खत्म हो जाए। अच्छा, वो सबके पास वो अपलोडेड है ना, क्या नाम है जो सिलेबस चेंज हुआ है,
एनसीईआरटी वाला आई होप सबने डाउनलोड कर ही लिया होगा। हाँ देखो, मैं ये बता रहा था कि जो चेंज हुआ है ना वो एनसीईआरटी में चेंज हुआ है। जैसे उसमें लिमिट नहीं दिख रहा था, कुछ और टॉपिक में नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि हम एनसीईआरटी तो नहीं कर रहे हैं यार ये बैठ के यहाँ पे, समझ रहे हो ना? एनसीईआरटी अपना सबसेट है, समझ रहे हो ना? मतलब एनसीईआरटी अपना पार्ट है, एनसीईआरटी अपना एम नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना? एनसीईआरटी हमें करना है, लेकिन केवल एनसीईआरटी नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो अभी क्या हुआ कि जेई मेंस ने अभी कोई सिलेबस रेक्टिफाई किया नहीं है कि भाई उनको चेंज करना है कि नहीं करना है। तो जब उन्होंने रिलीज नहीं किया है तो क्या मान के चले तो हमारे में चेंज कुछ हो नहीं रहा है, समझ रहे हो ना? तो जेई मेंस में टिल नाउ कोई सिलेबस चेंज नहीं है। तो अगर सिलेबस चेंज नहीं है तो हमें तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी एनसीईआरटी में है, वो एनसीईआरटी अपनी जगह है, उसमें कोई कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमें तो मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस कवर करना है ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो एनटीए के साइट पर अभी कुछ अपलोड हुआ नहीं है उसके रिगार्डिंग कि भाई वो लोग चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो अपलोड नहीं किया उन्होंने तो इसका मतलब पूरे सिलेबस उनके पास है, तो हमें तो पूरा करना पड़ेगा, समझ गए ना? तो मैं ये सोच रहा था बता दूं एक बार कि कौन सा सिलेबस में चाहे है या ना हो, लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू और मेंस के थ्रू दोनों अलग अलग बातें हैं। जेई का एनटीए का साइट आता है ना, अपने डालोगे जेई मेंस साइट अपने आप आ जाएगा, साइट खुल के आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। अभी उन्होंने थोड़ा बोला एनसीईआरटी से लिंक है। भाई उनके अगर एनसीईआरटी से लिंक हो जाके देखो ना, उनके साइट पर सिलेबस मिल जाएगा तुम्हें। एनटीए के साइट पे जाओगे ना, जेई मेन के साइट पे, तो सिलेबस वहां अपलोडेड है, वहां देख लेना, ठीक है? हाँ, तो जब वहां चेंज हो जाएगा तो हम चेंज कर लेंगे। वैसे भी जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो तो सिलेबस में है, वो तो करना ही है, एनसीईआरटी में भी है ये, जेई में तो कराएगी। अरे बेटा यूट्यूब पे अपलोड है डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर, आप देख लो आप, ठीक है ना? फिनिक्स पे जाओ, जो ऑफिशियल पेज है ना वहां जाओगे तो मिल जाएगा आपको। चलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है किसी पार्ट में? अरे नहीं हुआ है, कुछ लोग बता रहे हैं हो गया है, तुम बता रहे हो नहीं हुआ है, ऐसा कैसे हो गया है? चलो मैं बीच में देखता हूँ, एक बार क्वेश्चन देने के बाद मैं चेक करता हूँ अपलोड हुआ है कि नहीं। चलो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, किसी को बता दो। चलो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड ए एंड बी ए मत दे, ए मत दे, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू
मैंने ये बोला कि देखो कंटिन्यूटी 7 नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लास्ट लेक्चर होगा ना कंटिन्यूटी का, 7वां हो या 6th हो ये याद नहीं मेरे को, लेकिन लास्ट लेक्चर में टेलर थ्योरम पढ़ाया होगा, ठीक है ना। अगर लास्ट लेक्चर में टेलर थ्योरम है तो इसका मतलब है कंटिन्यूटी पूरे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन जेई में आए भी हैं, आते रहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसके एडवांस में भी इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो इसके दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक तो अभी करेंगे तो जो थोड़ा अभी बड़ा है, बाकी इसमें सेकंड मेथड है वो आसान मेथड होगा, वो मैं जब थ्योरम ऑन डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए समझो कि थोड़ा सा बड़ा वाला मेथड कर रहे हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि थोड़ा सा क्या नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल का थोड़ा क्या नाम है, प्रैक्टिस भी जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये दिया, अभी देने के लिए मैं बाद में भी दे सकता था, लेकिन इसके दो मेथड बताऊंगा, एक थोड़ा सा बड़ा वाला, एक बड़ा आसान होगा जो आई थिंक शायद कल बताऊंगा, आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, देखते हैं। तो चलो उसने क्या, ध्यान से सुनना, मैं एक बार करता हूँ फिर एक और क्वेश्चन दूंगा, खुद से करना। इसने बोला कि ए और बी हमें निकालना है सच दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, ठीक है। डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है कि भाई एल एच डी और आर एच डी दोनों फाइनाइट होगा और इक्वल होगा, ये हम जानते हैं कि भाई कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है दैट मींस एल एच डी एंड आर एच डी आर फाइनाइट एंड दे आर इक्वल। तो हमें क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक। तो एल एच डी निकालते हैं, ठीक है। एल एच डी निकालेंगे तो लिमिट -1 पे है ना, तो -1 प्लस एच, ये होगा पहला लाइन तो ही था, एल एच डी इक्वल टू -1 प्लस एच एफ ऑफ -1 अपॉन एच, ठीक है। एल एच डी का मतलब हो गया जिस पॉइंट की बात कर रहा है उस पॉइंट के पीछे वाले फंक्शन से मतलब हमें, उस पॉइंट के पीछे वाले डिफरेंशियल से हमें मतलब है, ठीक है ना। उस पॉइंट के पीछे वाले डिफरेंशियल से हमें मतलब है, ठीक है। अब देखो पीछे वाला देखिए, ये इसी में डालेंगे ना हम लोग -1 प्लस एच, तो उसमें डालेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू -1 प्लस एच प्लस बी हो गया, ये इसका वैल्यू है, यानी ये जो होगा ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें एफ ऑफ -1 निकालना है, तुम्हें बार बार मैंने बोला है कि एफ ऑफ -1 का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जहां इक्वालिटी हो गया वो एफ ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान दो इक्वालिटी यहाँ लगा हुआ है, यानी एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो -1 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें करेंगे, यानी एफ ऑफ -1 कितना आएगा, -a प्लस बी। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसको बहुत बार कर चुके हम लोग। माइनस अगर मान लो ये इक्वालिटी यहाँ होता तो -1 इसमें डालते, अब सिंस इक्वालिटी यहाँ पर है तो -1 इसमें डालें, ठीक है। तो -1 ये हो गया, तो इसके जगह पर आ जाएगा -a प्लस बी डिवाइड बाई एच। ओपन करो, -a प्लस, ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया, सोल्व करोगे तो भाई a से a गया, b से b गया, ए एच बाई एच, यानी ए से एच कैंसिल हो, क्या आ गया, ए। हाँ तो पूरा वो कंटिन्यूटी जब है तो ठीक है। तो हमने ध्यान रखना जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आए हुए, मैथ्स में कम आया है, थोड़ा आसान वाला, एडवांस में थोड़ा मुश्किल वाला आते हैं। तो एलएसडी तो अपना आ गया भाई, ए आ गया, अब हमें क्या निकालना है, आरएसडी निकालना है, ठीक है, आरएसडी निकालते हैं। अब -1 प्लस एच आरएसडी के लिए तो इसमें डालेंगे ना, तो डालो, ये हो जाएगा ए -1 प्लस एच का क्यूब, ठीक है, प्लस -1 प्लस एच, ठीक है, प्लस ट्वाइस बी। भाई इस पूरे फंक्शन में मैंने क्या डाल दिया, -1 प्लस एच, एफ ऑफ -1 प्लस एच आ गया। अब अगला क्या है, एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 तो ऑलरेडी निकाल चुके ना हम लोग, उसकी वैल्यू डाल दें यहाँ पे, माइनस, ठीक है। चलो ये तो लिख लिया होगा ना, इसको मिटा दो ना,
अब इसको एक बार ओपन करते हैं। अब a माइनस बी का क्यूब है ना, तो देखो दिक्कत हो ना, तो मैं बोलता हूँ लिख लिया था, जैसे मान लो ऐसे लिखा हो h माइनस 1 का क्यूब है ना, डायरेक्ट मत किया करो क्योंकि थोड़ा टाइम टेकन लगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाए, टाइम भी लग जाए तो फिर वो मतलब नहीं है। h माइनस 1 का क्यूब है तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब में 1 ही आएगा, माइनस 3ab इंटू एच स्क्वायर प्लस 3h, ये आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये आता है। तो जब आई थिंक यही आना चाहिए। अब इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया, a से, तो इस पूरे में a से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया सबने, और ये रहा -1 प्लस h फिर प्लस 2b, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a माइनस बी होल डिवाइड बाई, ठीक है। करते चलो, खुद से करोगे तो प्रैक्टिस होगा, छापने में तो कोई मतलब है नहीं बनता। मतलब ये तो कैलकुलेशन था ना, ये तो खुद से करोगे तभी तो लर्न करोगे, प्रैक्टिस तो होना चाहिए ना। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, बस याद रखना ए आया अपना LHB। ठीक है, अब थोड़ा टर्म्स को कलेक्ट करूं तो AH क्यूब है, एच स्क्वायर एक ही है, तो एच स्क्वायर ये आ गया -3AH स्क्वायर। एच स्क्वायर में एच वाला टर्म आएगा, एच के टर्म मतलब ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया, एच में एक यहाँ है और एच एक यहाँ पर है, 2h है ना, तो दोनों में से h कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 3a प्लस 1। देखो ना यहाँ पर 3a प्लस इंटू एच है और यहाँ h, तो इसमें और इसमें h कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3a बचेगा और वहाँ 1 बचेगा, तो ये आ गया। मतलब अब इस टर्म को भी लिख लिया हमने, इसको भी लिख लिया। अब ये डिग्री 1 हो गया और कांस्टेंट वाले टर्म बच गए। तो कांस्टेंट में देखो तो ध्यान देना, ये अपना a रहा, ये प्लस a रहा, तो -a प्लस a कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हो, मतलब ये टर्म गायब हो गया, ये टर्म गायब हो गया। अब टर्म कौन से बचे, एक ये बचा और एक ये बचा और एक b बचा, 3 टर्म बचा। तो 2b माइनस बी बी हो जाएगा और -1 तो है ही, यानी जो बच गया वो बच गया b माइनस 1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं, ठीक। चलो ध्यान देना, हमारा मोटिव मतलब क्या था, हम कर किस लिए रहे या कर क्या रहे। देखो हमारा ये था, वो मैं एक बार फिर बोल दूं कि हमें क्या करना, हमें ये करना LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट। ये तो चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल है मतलब दोनों इक्वल होंगे और फाइनाइट होंगे। तो याद करो एक तो निकाल चुके हैं हम, ये तो निकाला था हमने, क्या आया था ए, ये तो फाइनाइट होगा। अब ये बचा क्या RHD, और ये क्या होना चाहिए फाइनाइट, ठीक है, ये हमें चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ये हम निकाल चुके हैं और ये अब निकालना है, और इस तरीके से निकालना है कि दोनों इक्वल हो और फाइनाइट हो। अब इस पे आते हैं भाई, RHD का काम कर रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से, यहीं पर मेन पार्ट है, हालांकि ये कंसेप्ट मैं पहले भी करा चुका हूँ, ये लिमिट का काम है, ये कहीं डिफरेंशियलिटीज में प्ले नहीं कर रहा, वो पहले कर चुका है, ये सारा काम क्या है, लिमिट क्या है। देखो यहाँ पे h 0 जा रहा है, नीचे h है, तो नीचे अगर h है तो इसका वैल्यू क्या है, 0 है। ध्यान समझना, ये मेन पार्ट है, यहाँ 0 है ना, तो नीचे का पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कुछ ऐसा है। अब याद करो कि भाई ये किसके इक्वल है, ये फाइनाइट नंबर है, ठीक है,
ये तो पूरा लिमिट आना चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो सोच के देखो, अगर नीचे का नंबर 0 है, ये बार बार मैंने क्वेश्चन कराया है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कोई लिख दे, ठीक। अगर नीचे का नंबर 0 है और पूरा लिमिट फाइनाइट है, अभी अगर ऊपर का चेक करोगे तो ऊपर में h अगर 0 डालो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, b-1। ये क्या करते हैं, लिमिट को कैलकुलेट करने का तरीका यही तो है, पहला काम क्या होता है, लिमिट की वैल्यू को डाल के चेक करना कि उसका टाइप क्या है। तो अगर नीचे 0 है, ऊपर h को 0 डालोगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, b-1। क्या बचेगा, यानी ये इस फॉर्मेट में आ गया, b-1/0। अब याद करो, अगर ये नंबर फाइनाइट है और नीचे का नंबर 0 है, तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, मस्ट बी 0। बिल्कुल सही लिखा किसने बाजीराव बेटा, नाम तो डाल दिया, बाजीराव सिद्धम जी ने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। कि भाई नीचे का नंबर 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ, ऊपर भी 0 होगा। अगर ऊपर का नंबर 0 नहीं होगा, याद करो, बार बार मैंने इस बात को बोला है, ऊपर 0 नहीं होगा और नीचे 0 होगा तब तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली इफ b-1 इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल, कि भाई अगर नीचे 0 है और ऊपर कुछ आ रहा है, ऊपर b-1 आ रहा था और इसका वैल्यू फाइनाइट, अगर मान लीजिए मिसिंग होता ना, तब हम ये नहीं क्लेम करते, क्योंकि उसने बोला है कि लिमिट मस्ट बी फाइनाइट। तो अगर लिमिट फाइनाइट है तो भाई इसके पार्ट को फॉलो करेगा, जो इसको चाहिए वो दोगे तभी तो वो रिजल्ट तुम्हारे अनुसार देगा। तो इसने बोला मैं नीचे 0 हूँ तो ऊपर भी तो 0 होना पड़ेगा, अगर ऊपर का नंबर 0 नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फाइनाइट कहां से होगा। तो फाइनाइट होने के लिए अगर नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 होना पड़ेगा। तो मालूम चला ये 3 नंबर h पे 0 हो गए, लेकिन ये 0 नहीं था, तो हमने इसको क्या किया, 0 किया। क्यों 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसको फाइनाइट करना है, उसने बोल रखा है फाइनाइट चाहिए हमें, तो 0 कर दिया हमने। तो जैसे 0 किया तो तुम्हें दिख गया b-1 आ गया, अब तो कहानी खत्म हो गई ना तुम। अब जो बचा उसको लिख लो, वो टर्म गायब हो गया, अब बचा क्या, एच क्यूब ठीक है। अब h से गायब करो, h से कैंसिल आउट हो गया, तो एच स्क्वायर इसमें h था गायब हो गया, क्या है, इक्वल टू 3a+1। तो ये अपना आर एच दिया गया, हाँ 0/0 फॉर्म होगा तभी तो फाइनाइट होगा वो, इसलिए तो 0/0 फॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आर एच डी 3a+1 आ गया, एल एच डी ए था, दोनों को इक्वल कर दो तो ए आ जाएगा, ए इक्वल टू 3a+1, ये लास्ट में लिख लेना। तो यहां से क्या आएगा, ए इक्वल टू -1/2। फाइनाइट गिवन, अरे यार जब बोला उसने फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अंडरस्टूड है ना फाइनाइट है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो मतलब क्या हुआ, एलएचडी आरएचडी फाइनाइट होगा, तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। बिल्कुल सही बोला था। हाँ जी बताओ, कोई डाउट है किसी को। नहीं आएगा ना, ये टू बी है, देखो यहाँ पर टू बी है और ये माइनस बी है, तो टू बी में से माइनस बी करोगे तो प्लस बी बचेगा ना, तो प्लस बी बचेगा और यहाँ -1 है, तो b-1 ही बचेगा ना। अरे भाई रुद्राक्ष बोल रहा हूँ ना, डिफरेंशियलिटी का लेक्चर
यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, देखो तुम जाके वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। फिनिक्स वाले ऐप जाओगे ना, ऐप पे क्या नाम है, चैनल पे, तो वहां मिलेगा तुम्हें, ऑलरेडी अपलोडेड है वो। समझ गया। देख लो भाई, कोई डाउट है किसी को तो बताओ पहले। चलो और क्लियर, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी का है, ठीक है, इसी टाइप का। रब मिटा दूं, लिख लिया आपने। देखो ये थोड़ा सा बड़ा मेथड था, इतना हमें करने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन मैंने वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यही अपना काम आएगा एनसीईआरटी में। जो मैं बताऊंगा वो जेई के लिए रहेगा, ठीक है ना, वो एनसीईआरटी के लिए नहीं रहेगा। एनसीईआरटी में तो भाई आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा पूरे मेथड से। चलो नोट कर लिया ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यही है, ए और बी निकालना है, फंक्शन में लिख देता हूँ। मैं यही बोलूंगा कि भाई जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही निकालो, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस जरूरी है। तुम्हारे बदले मैंने जाके पेपर नहीं दूंगा, एनसीईआरटी में तुम्हें लिखना पड़ेगा ये ना। क्वेश्चन वही है कि फाइंड ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। आया किसी का। देखो प्रैक्टिस करते रहना पुरानी चीजों का भी, ऐसा नहीं कि भूल जाए फंक्शन वाले पार्ट और आईटीएफ वाले पार्ट, क्योंकि कैलकुलस बहुत स्कोरिंग होता है, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दो, बिट्स दो चाहे कोई भी दो, 1/3 से ज्यादा क्वेश्चन कैलकुलस से ही आते हैं। और ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है, और इसे क्वेश्चन कर भी सकते हो अगर ठीक से करो तो। ये नहीं करना मतलब आप कंपटीशन से दूर जाओ।
प्रैक्टिस करते रहना। चलो एक तो आया अभी, ए और बी दोनों निकले, फिर आंसर क्लेम करो। हाँ, ए बी दोनों आ जाए फिर बताओ। बिल्कुल सही, आदित्य का बिल्कुल सही आंसर है। यार गलत है, आदित्य का बिल्कुल सही है। देखो अब यहाँ पे जीरो है, अब वैल्यू डाल दिया भाई, एलएसडी का मतलब पुराना फंक्शन कंसीडर करेंगे, जीरो की बात कर रहा है तो एफ जीरो है। एफ जीरो कितना आएगा, देखो ये एफ जीरो है, ये जो है ना, ये एफ जीरो लिखा हुआ है। एफ जीरो निकालोगे तो कितना आएगा, अब जीरो ये है ना, तो जीरो पे यहाँ इक्वालिटी है, तो एफ जीरो का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, बी आएगा। तो देखो एफ जीरो की जगह बी आएगा। अब देखो ये अंडरस्टूड है कि भाई एल एस डी एंड आर एस डी बोथ आर फाइनाइट और इक्वल, तो यहाँ पर ये जो लिमिट होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए ना। तब देखो वही सेम कंसेप्ट, नीचे जीरो हो, ऊपर एच जीरो डालोगे तो देखो ऊपर जीरो नहीं है, ध्यान देना, ऊपर जीरो नहीं है, अगर यहाँ जीरो है तो ऊपर एच जीरो डालोगे तो e की पावर जीरो बनेगा, और e की पावर जीरो क्या बनेगा, वन, और ये क्या है, माइनस बी, यानी न्यूमरेटर में भी क्या है, न्यूमरेटर वन माइनस बी है, सेम वही कंसेप्ट। लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली इफ न्यूमरेटर इज आल्सो इक्वल टू जीरो, मतलब वन माइनस बी इक्वल टू जीरो, यानी बी कितना आ गया, बी वन आ गया। समझ रहे हो ना। देखो अपने से करोगे ना तभी चीजों को सीख पाओगे, लर्निंग तभी होगी, और अपने से करोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। और अपने से काम करने में थोड़ी डिफिकल्टी तो आएगी ना कहीं से तो काम करना पड़ेगा ना, भागते रहोगे ना कहीं सीख नहीं पाओगे। फिर करना है तो भाई करना है। और ये किया हुआ, ऐसा नहीं किया एकदम अलग से आपको एकदम से रॉकेट साइंस वाला यूज कंसेप्ट हो रहा हो जो हमने कभी किया हो ना हो, सब किया हुआ है। तब बी वन आ गया ना, अब तो कहानी खत्म हो जाना चाहिए। अभी हो गया एच स्क्वायर प्लस एच माइनस वन अपॉन, हालांकि अगर जेई होता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया, लेकिन अगर एनसीईआरटी में करना है तो याद करो, अगर एच जीरो जाएगा ई की पावर में पूरा कहाँ जा रहा है, जीरो जीरो, तो जीरो ही तो है, तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ई की पावर जीरो माइनस वन अपॉन सेम जीरो क्या बनता है, वन बनता है। तो सेम जीरो में तो सेम जीरो नहीं है ना, तो एच स्क्वायर प्लस एच से डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक एच ऑलरेडी था तो वो आ गया, मतलब इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि e की पावर जीरो माइनस वन अपन सेम जीरो का फॉर्मेट बन जाएगा, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लास के भी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करोगे तब भी ये मिलता रहेगा। तो ये वन आ गया, यहाँ देखो ये कितना है, अब एच से एच गायब हो गया, ये क्या बन गया, वन प्लस एच, और एच तो जीरो है तो वन आ गया, यानी ये किसका वैल्यू है, एल एस डी की, एल एस डी वन आ गया, बी ऑलरेडी वन आ चुका है, अब आर एस डी निकाल लो सिंपल कम से। हाँ बिल्कुल, कनिष्क का भी सही है, समझ गया ना। देखो काम करोगे तभी लर्न करोगे, खुद से ही करोगे तभी चीजें प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई जो किया है उसी को बार बार करो, उसी से बहुत सारे कंसेप्ट सीख जाओगे,
ऑर्डर भी बताता हूँ, नोट्स करो, आरडी शर्मा करो, पैकेज करो, मोर देन सफिशिएंट। इसी 3 पार्ट को बार बार करोगे तो बहुत अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। अगर किसी को अंडर 100 रैंक लाना है तो बोलो, मैं और कुछ बता सकता हूँ। ये इतना काम करोगे तो करीब करीब 1000 रैंक के आसपास आराम से आ जाएगा, इतना ही सफिशिएंट है। एडवांस में 1000 रैंक आराम से लेके आ सकते हो ये 3 काम करके। लेकिन उसी को बार बार करो, बहुत सारे काम करोगे ना तो खिचड़ी पक जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को देखा, अंडर 100 भी रैंक देखा, पीछे भी देखा, दूर का भी देखा है। जो बहुत ज्यादा काम करते हैं वो कहीं ना कुछ नहीं ला पाते हैं, वो बीच में ही खिचड़ी बन के रह जाती है उनकी। इसलिए जो फायदे वाली बात है वही मैं बताऊंगा, बाकी तो फॉलो करना तो तुम्हारा ही काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ज्ञानी भी तो मानते हैं अपने आप को। चलो हो गया, आरएसडी भी निकाल दिया होगा आई थिंक, है ना? इसमें डाल देगा ना, ए एच प्लस बी माइनस बी अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, तो बी से बी गया, ए आ गया। तो देख लो, एल एच डी भी 1 है, आर एच डी अपना ए आ गया, इक्वल कर दोगे तो ए भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एनसीईआरटी में आपको यही करना पड़ेगा, ध्यान रखना, जो कंसेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो जेई के लिए रहेगा। एनसीईआरटी में तो भाई आपको पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालना पड़ेगा। चलो कोई डाउट है किसी को, बताओ। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा नोट करो, करो करो, नोट करो भाई। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसमें।